नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टॉकी प्रोडक्शन 09 यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अविनाश कुमार। आज मैं आपके सामने द केरला स्टोरी मूवी की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फिल्म के शुरुआत में 3 अफ़गानिस्तानी सैनिक शालिनी नाम की लड़की से पूछताछ करती है। लड़की बताती है कि वो भारत के केरल राज्य से हैं। फिर फिल्म के आगे की कहानी में शालिनी की माँ और उसके दादी को दिखाया जाता है। आगे शालिनी की दादी शालिनी की माँ से कहती है कि लड़की को इतनी दूर कासरगोड ही क्यों भेज रही हो? त्रिवेंद्रम में कॉलेज नहीं है, वहाँ पर उसे कोई जाना पहचाना भी नहीं होगा और वहाँ उसे अकेले रहना पड़ेगा। उतने में शालिनी की माँ कहती है कि अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नासिक में पढ़ना चाहती है। नासिक कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, आप यूं ही टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर कॉलेज में कासरगोड बहुत सारी लड़कियां होगी। शालिनी अपना कॉलेज पहुँचते ही कॉलेज पर बनी लिखावट को देखकर कुछ समय के लिए चौंक जाती है। दीवारों पर फ्री कश्मीर लिखा हुआ था। कॉलेज के फ्रंट दीवारों पर ओसामा बिन लादेन का चित्र बना हुआ था। उसके बाद शालिनी अपने कॉलेज हॉस्टल के रूम में पहुंचती है और अपने रूममेट्स को देखती है और उनसे दोस्ती हो जाता है। शालिनी और उनके फ्रेंड्स अपने कॉलेज में क्लास अटेंड करती है, जहां पर नर्सिंग के बारे में उनकी मैडम बताती है कि नर्सिंग कैसे मानवता की सेवा करने के लिए बना है। उसका कॉलेज में चुपके से कोई शख्स शालिनी और उनकी दोस्त का तस्वीर खींचता है। फिर अगले सीन में ऑफिसर्स शालिनी से आगे की घटना के बारे में पूछताछ करता है कि अभी भारत सरकार ने तुम पर आरोप लगाया है, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? तुम कैसे साबित करोगी कि तुम निर्दोष हो? शालिनी बताती है कि उसका माइंड वॉश करके उन्हें इस्लाम कबूलवाया गया और उनका नया नाम फ़ातिमा रख दिया गया। वो बताती है कि बहुत सारी लड़कियों का माइंड वॉश करके उसका ह्यूमन बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगली सीन में शालिनी ने हस्बैंड को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और बाहर निकलती है तो वो कटी हुई लाश ज़मीन में धंसी हुई देखती है। शालिनी जिस जगह पर रुकती है उस जगह पर शालिनी अपने हस्बैंड को कहती है कि बहुत दिन हो गया, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। वह अपने पति को फ़ोन लगाने को कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे डरा कर चुप करा देता है और कहता है जिहाद के रास्ते पर आगे बढ़ो। शालिनी और उसका हस्बैंड एक खंडहर जगह पर रुकता है। शालिनी का पति शालिनी से सेक्स करना चाहता है, पर शालिनी मना इसलिए कर देती है क्योंकि उसके पेट में दूसरे का बच्चा होता है। लेकिन इरशाद उसका रेप कर देता है और कहता है औरत खाना और बच्चा पैदा करने के लिए बनी है। शालिनी आर्मीज़ के जवानों को कहती है कि आसिफा बा ने उसे किस प्रकार फंसाया। आसिफा बा शालिनी के ही कॉलेज रूममेट्स में से एक थी और वो इस्लाम धर्म को मानती थी। उसके रूममेट्स में नीमा मैथ्यूज़ जो क्रिश्चियन थी और कोट्टम की रहने वाली थी। गीतांजलि नास्तिक थी और वो कोच्चि की रहने वाली थी। शालिनी त्रिवेंद्रम की रहने वाली थी। आसिफा बा ने उन 3 लड़कियों को ये कहती है कि मेरे 2 कज़न बाहर आए हैं तो हम लोगों को भी उन्हीं के साथ बाहर बीच में घूमना चाहिए। आसिफा बा के कहने पर तीनों लड़कियां मान जाती है और उनके साथ चली जाती है और खूब इंजॉय करती है। वो 2 कज़न वास्तव में ISIS के एजेंट थे। इनका नाम अब्दुल और रहीम था। आसिफा बा समेत वो 3 लड़कियां जो जब अपने घर वापस आती है तब आसिफा बा अल्लाह के बारे में बताती है कि जो भी अल्लाह के नक्शे कदम पर नहीं चलता, अल्लाह उन्हें मारने के बाद सज़ा देता है, जौसर के आग में झुलसा देता है, जो सामान्य आग से 70 गुना ज़्यादा गर्मी देता है। आसिफा बा की बात सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। नीमा मैथ्यूज़ हर वीकेंड्स पर अपने घर चली जाती थी क्योंकि उसका घर नासिक में था। गीतांजलि को हॉस्टल में रहना पसंद था और शालिनी का घर दूर था, इसलिए वो हॉस्टल में ही ठहर जाती थी। आसिफा बा अपने घर मल्लापुरम अपने तीनों फ्रेंड्स को अपने साथ अपने घर
लेकर जाती है, जहां पर इनका खूब खातिरदारी किया जाता है। धीरे धीरे गीतांजलि की नज़दीकियां अब्दुल से बढ़ती है और रमीज़ और शालिनी भी करीब आते हैं। फिर फिल्म का दूसरा भाग को दिखाया जाता है कि फ़ातिमा के हस्बैंड कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। इस मौके को देखते हुए फ़ातिमा, जिसका ओरिजिनल नाम शालिनी था, वो घर से हिजाब पहनकर भागने की सोचती है। घर से निकलने के बाद वो लोगों के जमावड़े को देखती है। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि आईएस के आतंकी एक महिला का हाथ काट रहे हैं और उसके हस्बैंड को गोली से भून दिया गया है। इसे देखकर फ़ातिमा बेहोश हो जाती है। फिर फ़ातिमा को एक नेक दिल औरत जिसका नाम साजिया था होश में लाती है और फ़ातिमा से पूछती है, तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रही थी ना? इस पर फ़ातिमा चुप रहती है। फ़ातिमा साजिया से पूछती है कि उन्होंने उस औरत का हाथ क्यों काटा? तो साजिया कहती है कि उसने लिपस्टिक लगाया था इसलिए। फिर साजिया फ़ातिमा को बताती है कि जिसने उसका हाथ काटा वो उसके शौहर है। साजिया बताती है कि वो फ़ातिमा के पड़ोसी हैं। आसिफ़ा बा, रमीज़ और अब्दुल दो मौलाना के पास जाता है जो आईएस के लिए काम करता है। उनमें से एक मौलाना उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें कैप्टागोन और एफिडेमीज़ दवा के बारे में बताता है, जिसको लेने से व्यक्ति अपने मकसद से भटकता नहीं और इसका यूज़ मैदान जंग में किया जाता है, जो व्यक्ति को भूखे प्यासे रहने पर भी सिचुएशन से लड़ने की शक्ति देता है। फिर वो मौलाना आसिफ़ा बा को ये दवा उन 3 लड़कियों को देने को कहता है। वो कहता है कि उन 3 लड़कियों को अपने करीब लाओ, उन्हें उनके ख़ानदान से जुदा करो, उनके साथ सेक्स करो, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्रेग्नेंट कर दो। मौलाना नीमा के बारे में आसिफ़ा बा से पूछती है। आसिफ़ा बा कहती है कि नीमा कैथलिक है और वो आसानी से इस्लाम कबूल नहीं करेगी। फिर गीतांजलि, शालिनी और नीमा अपने दोस्तों के साथ मॉल जाती है और इधर आसिफ़ा बा आईएस के कुछ आतंकियों को उसे परेशान करने के लिए कॉल कर देती है। फिर आईएस के 2 एजेंट उस मॉल में घुसकर तीनों लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है। फिर ये तीनों लड़कियां अपने घर पहुंचती है और आसिफ़ा बा को अपना फ्रेंड समझकर ये कहानी बताती है। फिर आसिफ़ा बा उनका साथ देने के बजाय इस्लाम नियम कानून बताने लगती है कि लड़कियों को हमेशा हिजाब में रहना चाहिए। वो कहती है कि जितनी भी लड़कियां उस मॉल में थी सभी हिजाब में थी और इस्लाम को मानने वाली थी, इसलिए अल्लाह ने उनकी रक्षा की। तुमने नहीं पहचाना इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं हुआ। फिर गीतांजलि और शालिनी उस दिन से हिजाब पहन लेते हैं और उसके बॉयफ्रेंड भी उन्हें सांत्वना देता है। फिर रमीज़ का शालिनी के करीब आना और गीतांजलि की नज़दीकियां अब्दुल से बढ़ने पर नीमा अपसेट हो जाती है। शालिनी और गीतांजलि अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक जंगली इलाके में इस्लाम के बारे में डिस्कशन करती है। गीतांजलि पूछती है कि क्या इस्लाम में शादी से पहले मोहब्बत करना गुनाह है? फिर गीतांजलि का बॉयफ्रेंड अब्दुल कहता है कि इस्लाम में काजी भी अंत में पूछता है कबूल है या नहीं। अब्दुल कहता है कि सारा खेल एक दूसरे को कबूल कर लेने में है, दोनों को कबूल हो तो इश्क गुनाह नहीं है। फिर शालिनी कहती है कि इस्लाम में शादी से पहले सेक्स नहीं किया जाता। फिर रमीज़ कहता है 2 लोग यदि एक दूसरे को ज़िंदगी भर साथ निभाने का कसम खाए तो वो सेक्स कर सकता है। इस प्रकार दोनों आईएस एजेंट शालिनी और गीतांजलि को सेक्स करने के लिए मना लेता है और दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। उस कॉलेज हॉस्टल में आसिफ़ा बा शालिनी और गीता से पूछती है कि तुम लोग किस गॉड को मानती हो। इस पर शालिनी कहती है कि उसके रिलीजन में बहुत सारा गॉड है और शिवा बहुत बिग गॉड है। और आसिफ़ा बा कहती है कि शिवा अपनी मरी हुई बीवी के मरने पर कॉमन मैन की तरह रोता है।
तो वो गॉड कैसे हो सकता है। फिर शालिनी राम और कृष्ण के बारे में बताती है कि नॉर्थ इंडिया में ये दो बिग गॉड होते हैं। इस पर आसिफा बा कहती है राम की वाइफ को रावण ले गया और राम यदि गॉड होता तो रावण से अकेला लड़ता, वानर सेना ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और आसिफा बा कृष्ण को अय्यास बताती है। इस प्रकार आसिफा बा ने शालिनी और गीतांजलि को अपने बात मनवाने में कामयाब रहती है और गीतांजलि और शालिनी हैरान होकर सोचती है कि 100 करोड़ हिंदू गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। फिर इस स्टोरी का दूसरा भाग को दिखाया जाता है जहाँ पर शालिनी को बच्चा होने वाला होता है और वो अपने पड़ोसी साजिया के यहाँ जाती है और बताती है कि उसे बहुत परेशानी हो रही है। साजिया कहती है कि उसके शौहर कभी भी किसी भी वक्त आते होंगे, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती, लेकिन वो रजिया को उनकी हेल्प करने के लिए भेज देंगी और रजिया उसे हॉस्पिटल लाती है जहाँ पर वो एक बेबी को जन्म देती है। फिर शालिनी एक नर्स को कहती है कि प्लीज़ उसके घर फ़ोन कर दो, वो माँ बन गई है, लेकिन नर्स उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर शालिनी को अपने हस्बैंड से बात करते हुए दिखाया जाता है। इस पर उसके हस्बैंड कहता है कि वो काबुल जा रहा है। इस पर शालिनी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। उसके हस्बैंड ये कहकर मना कर देता है कि इस बच्चे के कारण तुम ठीक से सेक्स भी नहीं कर पाती हो और तुम्हें मेरे साथ चलना है। फिर शालिनी कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर उसका दम घुटता है। इस प्रकार उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है। शालिनी का हस्बैंड कहता है कि उसके बिना इस शहर से तो क्या, इस मोहल्ले से भी बाहर नहीं जा सकती। शालिनी कहती है एक दिन चली जाएगी। फिर शालिनी कुछ दिन बाद अपने पड़ोसी साजिया के यहाँ जाती है और अपने घर इंडिया में कॉल लगाने को कहती है, जिस पर साजिया शालिनी को लेकर के अपने एक फ्रेंड गुस्ता के यहाँ जाती है और उसे इमरजेंसी कॉल लगाने को कहती है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसकी फ्रेंड मान जाती है और शालिनी को कॉल लगाने दे दिया जाता है। शालिनी साउथ इंडियन भाषा में अपने घर अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो अफ़गानिस्तान ईरान बॉर्डर पर हेरात नाम के एक शहर में शहबाद कस्बे में है। वो कहती है कि इरशाक जो कि उसका हस्बैंड होता है उसे छोड़कर चला गया और वो वहाँ पर अकेली हो गई है। वो अपनी माँ को कहती है कि आप और नीमा प्लीज़ पुलिस के पास जाइए। शालिनी बताती है कि उसे कैसे वहाँ पर दबा कर रखा गया है। वो बताती है पुलिस को कहिए कि वो आसिफा बा और मौलवी पर दबाव बनाए ताकि शालिनी वहाँ से निकल सके। फिर शालिनी और साजिया वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद गुस्ता के हस्बैंड जब घर वापस आता है तो गुस्ता पर शक कर लेता है और गुस्ता को मार दिया जाता है। फिर कहानी का दूसरा भाग के बारे में बताया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि गीतांजलि और शालिनी अपने अपने घर जाती है और उनके पेरेंट्स उसको हिजाब में देखकर चौंक जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि शालिनी अपने घर से वापस आने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। शालिनी अपने बॉयफ्रेंड रमीज़ को शादी करने को कहती है। इस पर रमीज़ यह कहकर मना कर देता है कि वो शादी उनसे तभी करेगा जब वो मुस्लिम हो जाएगी, क्योंकि उनके घर वाले एक मुस्लिम लड़की को ही अपना घर में रहने की परमिशन देगा। आसिफा बा बड़ी चालाकी से शालिनी को इस्लाम कबूलवाने के लिए मना लेती है। फिर दूसरे सीन में गीतांजलि को ड्रग्स लेते हुए और खुद की नंगी तस्वीर खींचते हुए दिखाया जाता है। फिर कहानी का दूसरा पार्ट दिखाया जाता है जहां पर शालिनी, जिसका नाम फातिमा है, वो साजिया को बताती है कि उसका हस्बैंड इरशाक मारा गया है। वो यहाँ से कैसे इंडिया जाएगी। इस पर साजिया कहती है कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगली सीन में रमीज़ गीतांजलि को सीरिया चलने के लिए दबाव बनाता है, जिस पर गीतांजलि मना कर देती है। इस पर रमीज़ उसे ब्लैकमेल करता है, तुम्हारी नंगी तस्वीर का बहुत सारे हिस्सा मेरे पास है,
यदि तुम नहीं मानी तो मैं इसे सभी जगह अपलोड कर दूंगा। अब गीतांजलि को विश्वास हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। अगली सीन में मौलाना और शालिनी को बात करते हुए दिखाया जाता है। शालिनी मौलाना से कहती है कि इस्लाम धर्म कबूलने के बाद उसका बॉयफ्रेंड अब्दुल उसे धोखा दे देता है और उसे प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। इस पर मौलाना कहता है कि उसे ऐसा करने पर 2 जख्म मिलेगा। मौलाना कहता है अल्लाह का नेक बंदा यदि तुम्हें अपना ले और तुमसे शादी कर ले तो तुम्हारा जीवन बन सकता है। मौलाना बड़ी ही चालाकी से इस्लाम की दुहाई देकर शालिनी की शादी इरशाद से फिक्स कर देता है और उसकी शादी करा देता है। शादी होने के तुरंत बाद उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है और मौलाना से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी और दामाद को मेरे यहाँ ही रुकने दिया जाए, क्योंकि शालिनी उसकी इकलौती बेटी थी। मौलाना इस बात पर चुप्पी साध लेता है। शालिनी और इरशाद को इंडिया से बाहर भेज दिया जाता है। अगली सीन में गीतांजलि का सारा न्यूड और प्राइवेट फ़ोटोज़ उसका बॉयफ्रेंड इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिसके कारण गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। अगली सीन में नीमा शालिनी को फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। शालिनी बताती है कि वो हनीमून बनाने कोलंबो में आई हुई है। नीमा अब्दुल, रमीज़, आसिफा बा और मौलाना का काली हकीकत सामने लाती है और बताती है कि रमीज़ कहीं भी नहीं गया। वो बताती है कि मैं हमेशा इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना करती रही। जब वो रमीज़ से मिलने गई, रमीज़ ने उसके खाने में चुपके से बेहोशी का दवा मिला दिया और लगभग 20 लोग बेहोशी के हालात में उसका रेप करते थे। नीमा का FIR भी नहीं हुआ। नीमा बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कमिट कर ली है। शालिनी ये बात अपने शौहर को बताती है कि नीमा का रेप हुआ है क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानती है और गीतांजलि ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू बन गई, इसलिए उसे सुसाइड करना पड़ा। नीमा गीतांजलि के माता पिता के साथ जाकर पुलिस को रिपोर्ट करती है और कुछ आंकड़ा उसके सामने रखती है। वो कहती है कि केरल के चीफ मिनिस्टर खुद कहे हैं कि केरल अगले 20 साल में इस्लामिक देश बन जाएगा। वो कहती है जून 2020 में गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार एवरेज 2800 से 3200 हिंदू और क्रिश्चियन परिवार को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। वो कहती है कि 32,000 से ज़्यादा लड़कियां मिसिंग है और केवल 703 केस ही रिपोर्ट रजिस्टर किए गए हैं और रेस्क्यू 261 ही हुए। पुलिस ऑफिसर नीमा की बात सुनकर कहते हैं कि कानून इमोशन पर नहीं, एविडेंस पर विश्वास करता है और तुम जो रिपोर्ट पेश की हो वो इमोशनल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर फिल्म का दूसरा पार्ट को दिखाया जाता है कि शालिनी को IS के आदमी पकड़कर हरम में रख देता है। कुछ समय बाद IS के एजेंट हरम से उठाकर बाहर ले जाता है और 2 लोग उसके साथ रेप करता है। सुबह होने पर शालिनी समेत सभी औरतों को हरम से निकालकर कैदखाने में डाल दिया जाता है। शालिनी के साथ 2 और महिला उसके साथ भाग निकलती है, जिससे IS को पता चल जाता है। IS शालिनी के साथ भाग रही 2 औरतों को एक एक कर मार देता है, लेकिन शालिनी वहां से बच निकलने में कामयाब रहती है और ईरान, सीरिया और तुर्की बॉर्डर को क्रॉस कर पाने में कामयाब होती है, जहां पर उसे अफ़गानिस्तान के सैनिक कैद कर लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। अफ़गानिस्तानी सैनिक को शालिनी सारा कुछ बता देती है और कहती है कि उसे इंडिया जाने दिया जाए। अफ़गानिस्तानी सैनिक चाह कर भी शालिनी की कोई मदद नहीं कर पाता है, लेकिन ये इंश्योर ज़रूर करता है कि उसे जेल में ठीक से रखा जाएगा। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। ठीक हो? आप बोल दो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।